बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी बादलों के पार। शाम का सूरज आसमान से उतरकर मेरी बालकनी की रेलिंग पर बैठ गया था और मैं अपने हाथ में पकड़े चाय के कप को उठा के उससे निकलती भाप के पर्दे के पीछे से उसे एकटक देख रही थी। अभी महीने भर पहले तक मुझे इतनी खौलती गर्म चाय पसंद थी कि कभी कभार विनय हंसते हुए मुझे छेड़ ही देते, तुम तो यार गैस पे बैठ के ही चाय पी लिया करो, और इतनी मीठी, बाबा रे बाबा। तब मैं मुस्कुराते हुए उनकी नाक पकड़ के हिला देती। विनय बढ़ती उम्र को बहुत गंभीरता से लेने वालों में से थे। अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते, मेरा भी रखना चाहते, लेकिन मैं उनकी फिक्र को बेपरवाही से उड़ा देती। दादा दादी बन गए थे तो क्या, अब जाके तो हमारी असली जिंदगी शुरू हुई थी, बस अपनी मर्जी से जीने वाली जिंदगी। लेकिन तभी अचानक एक हार्ट अटैक विनय को हमेशा के लिए मुझसे दूर ले गया था। इस लाल सूरज के पीछे दिखते सुरमई बादलों के उस पार। मेरा हाथ कांप गया और चाय छलक आई। मेरी मूंगिया साड़ी पर उसका धब्बा फैलने लगा और मैंने एक ही घूंट में कप खाली कर दिया। बिल्कुल ठंडी और फीकी चाय थी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब सब बदल गया था। विनय के जाने के बाद एक बोझिल सूनापन हमारे घर और हमारे अपनों के बीच पसर गया था। हालांकि 2-3 दिन पहले मेरे बेटे करण और बहू राधिका ने तो मजबूरी में ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरी जिंदगी तो बिल्कुल ठहर के रह गई थी। मेरी और शायद मेरी नन्ही सी 4 साल की पोती रिया की भी। रिया का ध्यान आया तो मैंने उठकर छत के दूसरे कोने पर बने कोठरी नुमा कमरे की तरफ निगाह दौड़ाई। अब वहां कितनी शांति थी। पहले यहां विनय और रिया न जाने क्या क्या गुपचुप खटर पटर किया करते थे। वहां पड़ी ढीली सी खटिया, पुराना कूलर, बागवानी का सामान और जाने क्या क्या कबाड़ उनके लिए अच्छा खिलौना बन जाता था। जब रिया बोल भी नहीं पाती थी तब भी विनय की ऊट पटांग कहानियां सुनकर किलकारियां भरती थी। बाद में तो पूरी पूरी दोपहर दोनों का पता ही नहीं चलता था। पहले तो मैं भी उनकी शरारतों में शामिल हुआ करती थी, लेकिन जिस दिन मेरा ऊन का गोला गायब हो जाने पर मैंने ढूंढाई मचाई और उनकी बकसिया से अपनी फेवरेट शॉल को काट कूट के बनाए गए टेडी बेयर के आड़े टेढ़े वस्त्र पाकर उन पर बरसी, उसी दिन से वहां मेरी एंट्री बंद कर दी गई थी। उन दिनों को याद करके मेरे सूखे होठों पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो सब किसी और जन्म की बात हो। मेरे मन में आया जाकर उस कमरे में देखूं, शायद वहां विनय के होने का एहसास अभी तक बाकी हो। तभी मेरे पीछे से चहकती हुई आवाज आई, दादी, और मैं पलट गई। रिया अपने डे केयर सेंटर से आ गई थी। आ गई मेरी गुड़िया, कहकर उसके गोल मटोल गालों पर प्यार करते हुए उस कमरे की ओर कुछ शिकायती नजर डाली और रिया की बातों पर ध्यान देने की कोशिश करने लगी। लेकिन दिल को अभी भी विनय की यादें टीसे जा रही थीं। कुछ चीजों को लाख चाह करके भी बांधा नहीं जा सकता, फिर चाहे वो लहरें हों, हवा हो, या फिर मुट्ठी में बंधी हुई रेत, या फिर वो अपना जो हमेशा के लिए दूर चला गया हो। फिर भी हमारी कोशिश तो यही रहती है। मैं भी कोशिश कर रही थी कि विनय को अपनी यादों के घेरे में बंद कर लूं, खुद को इस कदर भुलावे में डाले रखूं कि मुझे लगने लगे कि आज भी विनय मेरे साथ ही हैं। उनके न होने की सच्चाई मुझे इस कदर डरा देती थी कि मैं उसका सामना करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन दिन ब दिन मेरे लिए ये मुश्किल होता जा रहा था। जैसे तैसे विनय से हटाकर मैंने अपना सारा ध्यान रिया पर लगाने की कोशिश की, जो अपनी नन्ही हथेलियों से मेरा चेहरा अपनी ओर करते हुए चटर पटर बोलती जा रही थी। दादी, अपनी आइज क्लोज करो,
और हैंड आगे करो। कुर्सी पर टिकते हुए मैंने एक गहरी सांस लेकर अपने होठों पर मुस्कान चिपकाई और हथेली फैला दी। चॉकलेट महसूस करने के बावजूद झूठ मूठ आंखें मूंदे हुए कहा, अरे ये क्या है? रिया की जादू की संदूकची का हाथी तो नहीं? रिया ताली बजाते हुए खिलखिला के हंस दी। देखा, आपको पता नहीं चला ना? अरे स्कूल में एक फ्रेंड की बर्थडे थी ना, उसने सबको दी थी। मैंने कहा मेरी दादी के लिए भी देनी पड़ेगी। मेरे गले में कुछ अटक गया। पहले वो 2 चॉकलेट्स मांग कर लाया करती थी, एक अपने दादू के लिए भी। अब सब कुछ कितना बदल गया था। पहले वो अपने नर्सरी स्कूल से सीधे घर आ जाया करती थी, जहां हम दोनों उसका दरवाजा खोले इंतजार किया कर रहे होते थे। लेकिन अब राधिका ने डे केयर सेंटर में उसका इंतजाम कर दिया था ताकि मुझे परेशानी न हो। मैं समझ रही थी कि करण और राधिका कितनी कोशिश कर रहे थे कि मैं विनय की मौत के सदमे से निकल आऊं, नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करूं। लेकिन मेरी जिंदगी तो जैसे मैजिक शो में दिखाए जाने वाले जादूगर का वाटर ऑफ इंडिया वाला लोटा हो गई थी। जितना खाली करने की कोशिश करो, पुरानी यादों से दोबारा लबालब हो जाता था। रिया की उंगलियां थामे मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। चलो भाई चलो, रिया का फेवरेट मिल्क शेक बनाते हैं। और आगे कहते कहते मैं बीच में ही रुक गई। कहने जा रही थी, और तुम्हारे दादू की चाय भी तो बनानी है। इस अधूरी बात के खालीपन ने एक बार फिर मेरे कदमों को वहीं रोक दिया था। रिया ने फिर मुझे खींचा तो मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगी, लेकिन मेरा एक हिस्सा वहीं ऊपर ही छूट गया था। हमेशा के लिए किसी के चले जाने का मतलब तब समझ आता है जब दिलो दिमाग उस सदमे से बाहर आने लगता है। हर चीज, हर बात जैसे उसी एक शख्स से जुड़कर टीसने लग जाती है, और डिप्रेशन से निकल पाना और मुश्किल होता चला जाता है। ऊपरी मन से ही सही, पर मैं निकलने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त मेरे सामने डाइनिंग टेबल पर मिल्क शेक गटकती रिया खिलखिला रही थी, और उसकी मलाई की मूंछें पोंछते हुए मैं भी मुस्कुरा रही थी। मेरी पूरी कोशिश थी कि अपने बगल वाली खाली कुर्सी पर मेरा ध्यान ना जाए, वहां जहां अभी महीने भर पहले तक विनय बैठा करते थे और इस कदर ताकीद किया करते थे कि बेचारी राधिका की नाक में दम हो जाता था। देखो, रिया प्रिंसेस का मिल्क शेक मीठा तो है ना? और उसको चॉकलेट कुकीज दी कि नहीं? और अपनी मम्मी के लिए वो चीज वाले बिस्किट ले आना साथ में। कभी कभी मैं संकोच से गड़ जाती। क्या सोचते होंगे बेटा, बहू, नौकर, चाकर सब। पर मैं ये भी समझ रही होती थी कि मुझे तवज्जो देकर विनय उस वक्त की भरपाई कर रहे थे जिसे उन्होंने नौकरी में और मैंने करण और घर में खपा दिया था, और जो विनय के रिटायरमेंट के बाद सिर्फ हम दोनों का हो गया था। विनय के शब्दों में, हमारा गोल्डन टाइम। मैंने एक और गहरी सांस ली। तभी करण और राधिका की आवाज़ों से मेरा ध्यान टूटा। दोनों अपने अपने ऑफिस से घर आ गए थे। राधिका ने चुपचाप मुझे मेरी पसंदीदा मैगजीन का लेटेस्ट इशू पकड़ा दिया। हमेशा इसे लाते हुए वो बाहर बारामदे से ही हल्ला मचाती हुई अंदर आती थी कि ये आ गई आपकी वाली मैगजीन, और मेरी भी जैसे किलकारी निकल जाती थी। पर आज वो शायद तय नहीं कर पा रही थी कि मुझसे क्या कहे। तभी करण ने भी लैपटॉप बैग टेबल पर रखते हुए एक बड़ा सा पैकेट मेरे सामने रख दिया। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो कुछ सकुचाता हुआ वो बोला, वो ये माँ, आपकी मेडिसिन्स। अचंभे के मारे अचानक मैं सब कुछ भूल गई। अरे गज्जब, तू, और वो भी बिना पापा की 10 बार डांट खाए दवाइयाँ भी ले आया। लीजिए करण के पापा, आज दुनिया का 8वां आश्चर्य देख ही लीजिए। और मेरी आवाज डूबती चली गई। हकीकत ने एक बार फिर मुझे खामोश कर दिया था। करण की आंखों में नमी उतरती आ रही थी, जिसे छिपाने के लिए वो उठकर दूसरे कमरे में चला गया। कमरे में फैली खामोशी घनी होने लगी। मैंने रिया की ड्राइंग कॉपी के खुले पन्नों में अपनी धुंधलाई नजर गड़ा दी। उन पन्नों में वो क्रेयॉन से कुछ खचर पचर कर रही थी। शायद उसमें कोई रंग ऐसा हो जो मेरी बेरंग होती जिंदगी में जीने की वजह डाल दे।
पता नहीं इस दुनिया को छोड़कर चले जाने वाला कहाँ रहता होगा। शायद बादलों के उस पार सचमुच कोई जहां होता हो। मेरी सोच अब एक अजीब मोड़ पर मुड़ रही थी। अनजाने ही विनय की यादों से होती तकलीफ अब झुंझलाहट में बदल रही थी। यहां तक कि मैं मन ही मन उनसे ही शिकायतें करने लगी थी। कितने गैर जिम्मेदार थे विनय, जाते समय मेरे बारे में सोचा ही नहीं, वरना रुक नहीं जाते। इस वक्त शायद आराम से बैठे होंगे किसी बादल पर, शायद वही तारा बनकर जिसे मैं पिछले 30 दिनों से रोज रात अपनी खिड़की से देखा करती हूँ। वहां थोड़े ही अब कोई उनके पीछे पड़ता होगा कि अपनी दवा खा लीजिए, परहेज कीजिए, वगैरह वगैरह। उन्होंने तो न तब मेरी बात मानी और न अब मान रहे हैं। अच्छा होता उनकी जगह मैं चली जाती तो पता चलता कि अकेले जीना कितना मुश्किल होता है। अनजाने ही मेरे दिमाग में ये बात बार बार आने लगी। अकेलेपन की तकलीफ झेलने की जरूरत मुझे है भी क्या? क्यों ना मैं भी विनय के पास पहुंच जाने का कोई रास्ता तलाशूं। हालांकि दिमाग ऐसे ख्यालात को सख्ती से मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल था जो इसी बात में सुकून ढूंढने लगा था। कब रात हो गई और कब रिया मेरे बगल में आकर लेट गई, मुझे पता ही नहीं चला। जब न कोई उमंग बाकी थी न कोई उत्साह, तभी रिया की धीमी आवाज से मेरा ध्यान टूटा। दादी। एक गहरी सांस लेकर मैंने आंखें बंद कर ली। कहीं वो कहानी सुनाने के लिए तो नहीं कहने वाली? ये मुझसे नहीं होने वाला था। लेकिन विनय के जाने के बाद से वो बस ऐसी ही मुझसे चिपक के सो जाती थी। पहले की तरह कहानी सुनने की जिद नहीं करती थी। फिर आज रात वो मुझसे क्या कहना चाह रही थी? मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है बेटा? उसने फिर धीरे से पूछा। वो कल। इतना कह के वो चुप हो गई। आगे कुछ नहीं कहा। शायद सो गई थी और मैं एक बार फिर अपने खालीपन में घिर गई थी। मेरी अधमुंदी आंखों से जैसे सागर लहरा रहा था, जिसमें केवल विनय का चेहरा लहरा रहा था। इतने वक्त तक एक ख्याल जो कभी कभार आया करता था, वो अब धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। मैं इस फैसले पर पहुंचती जा रही थी कि अगर विनय मेरे पास नहीं रह सकते तो मुझे ही उनके पास जाना होगा। जब वर्तमान ज्यादा तकलीफ देने लगे तो माजी में जीना ज्यादा अच्छा लगने लगता है। मैं भी लेटे लेटे यही कर रही थी। विनय के बिना किसी चीज का कोई मतलब नहीं रह गया था। सोना, जागना, खाना, लोगों से मिलना जुलना, सब कुछ अब बिल्कुल मशीनी तरीके से हो रहा था। करण, राधिका, रिया, मैं, हम सभी यही कर रहे थे। हम जैसे एहतियात बरत रहे थे कि बातचीत में कहीं विनय का जिक्र न आ जाए, विनय का सामान कहीं इधर उधर न दिख जाए, एक की छलक आई आंखें कहीं दूसरे को नजर न आ जाए। लेकिन ऐसा हो थोड़े पाता था। खासतौर से मेरे पास तो उन यादों के सिवा कुछ बचा ही नहीं था। हमेशा सलीके से सजना मेरी पहचान रही थी, लेकिन अब जरा सा भी तैयार होना मेरे लिए एक टॉर्चर था। अलमारी खोलकर जिस साड़ी पर हाथ रखती, विनय की छुअन महसूस होती। याद आने लगता कि कब और कहां से विनय उसे लाए थे। और जब तैयार होकर खड़ी होती थी तो विनय की आंखों में अपने लिए वो मुलायम एहसास भी जैसे इन्हीं कपड़ों में लिपट कर रह गया था। अब तो मैं घबरा के कुछ भी उल्टा सुल्टा लपेट कर काम चला रही थी। अपनी आंखों के कोर पोंछते हुए मैंने करवट बदली। आज हम सब लोग इतनी जल्दी लेट गए थे या सोने की एक्टिंग कर रहे थे? वरना इस वक्त तक तो अक्सर हम लोग किसी फिल्म का लेट नाइट शो देखकर लौट रहे होते। कार में आगे की सीट पर करण के बगल में विनय बैठे होते थे, पीछे मैं और राधिका होते और हमारे बीच आगे पीछे कूदती हुई रिया। करण स्टीरियो से आते कान फोड़ू शोर से ऊंची आवाज में बजते गाने के सुर में सुर मिलाता। विनय उससे भी तेज आवाज में ठहाके लगाते और राधिका खिलखिला रही होती। मैं इतने हल्ले गुल्ले पर खींचती हुई सोचती, ओफो, जरा शांति नहीं हो सकती थी क्या? और आज मैं उसी शोरगुल को तरस रही थी, खिड़की से बाहर आसमान में किसी खास तारे को ढूंढते हुए विनय को तलाश रही थी। तन्हाई में रात कब सुबह में बदल गई
कब राधिका आके रिया को ले गई और तैयार करके स्कूल भेज दिया, मुझे पता ही नहीं चला। जब तेज सरदर्द से मेरी आंखें खुलीं, करण और राधिका भी ऑफिस जा चुके थे। कुछ ही देर बाद मैं फिर अपनी छत पर थी, उसी जगह जहां मुझे कुछ सुकून मिला करता था। लगता था जितनी ऊंचाई पर जाऊंगी विनय उतने ही पास होते जाएंगे। कल रात के अपने फैसले पर अमल करने के बारे में सोचकर मुझे अच्छा लग रहा था। जरा सा रेलिंग के आगे बढ़ जाऊं, कुछ कदम और फिर बस सुकून ही सुकून। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही उस कोठरी नुमा कमरे पर नजर पड़ गई और मुझे खुद से किया वो वादा याद आ गया कि मुझे एक बार इसके अंदर जाके देखना था। मेरे कदम बेसाख्ता उसी तरफ बढ़ गए। अपनी तेज होती जाती धक धक का शोर मेरे पैरों को आगे बढ़ने से रोक रहा था। फिर उस अली बाबा वाली गुफा जैसे कमरे का दरवाजा देखकर एक बारगी में हंस पड़ी। उस पर रिया और दादू मेरी ही लिपस्टिक से लिखा गया था और बहते हुए वाटर कलर्स से दोनों की हथेलियों की छाप भी थी। उस पर हाथ फेरते हुए मेरी आंखें भर आईं। अंदर जाकर तो मैं हैरान रह गई। विनय ने चादर से सारा कबाड़ ढक के रिया के लिए जैसे ड्रीम लैंड बना दिया था। लेकिन मेरी नजर जिस चीज पर अटक गई वो एक बड़ा सा पोस्टर था जिस पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे रिया। पास ही बलून्स और स्ट्रीमर्स के पैकेट रखे हुए थे। यानी विनय ने रिया की बर्थडे सरप्राइज पार्टी की पूरी तैयारी कर रखी थी। अचानक हैरानी से मेरी चीख निकल गई। रिया का बर्थडे तो आज ही था, उसे अपना बर्थडे जरूर याद होगा। फिर भी मुझे परेशान देखकर वो खामोश थी, जबकि खोने का एहसास उसका भी हम सब से कम तो नहीं था। मेरी आंखों के आगे करण का उदास चेहरा घूम गया। दिन में न जाने कितनी बार उसके मुंह से पापा निकलने वाला होता और रुक जाता। उसकी गुलाबी आंखें, बेतरतीब चेहरा मुझे याद आ रहे थे और एहसास दिला रहे थे कि अचानक पड़ी जिम्मेदारियों ने उसे अपना दिल हल्का तक करने नहीं दिया था। और मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी। अपने गम में डूबे हुए मैंने बच्चों के अकेलेपन को देखा ही नहीं। लेकिन अब मुझे अपने आप को और अपनों को हौसला देना था। करण और राधिका को फटाफट घर लौटने का फोन करके मैं तैयार होने लगी। विनय की लाई गुलाबी साड़ी पहनी और छोटी सी एक बिंदी भी लगा ली। तभी भागते कदमों की आवाज आई तो मैंने मुड़कर देखा। हक्का बक्का करण खड़ा था। मैंने मुस्कुराते हुए उसके उलझे बालों में उंगलियां घुमाई। कैसे झाड़ झंखाड़ जैसे बाल हो रहे हैं बेटा, पापा देखते तो कितने नाराज होते। और अपनी दाढ़ी देख, भालू दिख रहा है, जा शेव बना के आ पहले। फिर मैंने उसके पीछे भौचक्की खड़ी राधिका को इशारे से बुलाकर चिपटा लिया। चलो बच्चों, रिया की सरप्राइज बर्थडे पार्टी की तैयारी करते हैं। केक लेके उसके स्कूल चलें क्या, जैसे हम सब पिछले साल गए थे। और हाँ, मैं ढोकले भी बना लेती हूँ। तुम्हारे पापा बलून्स वगैरह पहले से ले आए थे, वो सब भी ले चलेंगे। मैं बोलती जा रही थी ताकि मेरी आवाज कहीं लड़खड़ा न जाए। तभी करण ने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया और आंखों से बहते आंसुओं की परवाह न करते हुए धीरे से बोला, मम्मी एक्चुअली आपके वो ढोकले पापा को अच्छे नहीं लगते थे, पर आपका मन रखने को वो उसकी झूठी मूठी तारीफ करते थे और हम लोग आपकी डांट के डर से। चल, मैंने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए अपनी आंखें पोंछी। तभी राधिका ने मेरे गले में बाहें डाल के रुंधे गले से कहा, हम सब ढोकला ही खाएंगे और बर्थडे भी मनाएंगे। हम सब बहुत हल्कापन महसूस कर रहे थे, अपनी तकलीफ बांट रहे थे, एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए विनय की बातें कर रहे थे, उन्हें याद कर रहे थे, आगे जीने के लिए ताकत हासिल कर रहे थे। बाहर सूरज रेलिंग से अंदर झांक रहा था और मुझे यकीन था कि बादलों के पार कहीं विनय हमें देखते हुए मुस्कुरा रहे होंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।